दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपनी जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच होती है उसको दिया था। इसका देखो कंप्लीट जो उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया, इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप इस चैनल की जो वीडियो वाला सेक्शन है उसके अंदर जाके देख सकते हैं। कल दोपहर में मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था। वहां पर क्या क्या बात करी प्रधानमंत्री जी ने, क्या क्या इश्यूज रेस किए, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे ये यूपीएससी के लिए रेलिवेंट हो सकता है, वो भी वहां पर मैंने आपको साथ डिस्कस किया था। राइट, तो इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरएस एक जो छोटा सा मुद्दा आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो तमिलनाडु जी के सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन को ना हम स्टेट लिस्ट की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। देखो, समझते हैं इस चीज को। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जब हमारा संविधान बना उस टाइम पर जो एजुकेशन था वो हमारा कहाँ था, वो स्टेट लिस्ट के अंदर ही था। आप जानते होंगे ना, पॉलिटी के अंदर आपने पढ़ा है कि एक हमारी यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों स्टेट भी और सेंटर भी आपका कहीं ना कहीं वहां पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का तो नाम से ही क्लैरिटी है। जब संविधान आया था उस टाइम पर एजुकेशन कहाँ था, स्टेट लिस्ट के अंदर। पर आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद है, 42वां संशोधन। उसके अंदर आप जानते हो जब इमरजेंसी थी, ठीक है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, उस टाइम के ऊपर बहुत सारे बदलाव किए गए थे हमारे संविधान के अंदर। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, यानी कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही एजुकेशन को स्टेट से ट्रांसफर कर दिया गया। स्टेट से कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। आई बात समझ में? तो आज के टाइम के ऊपर ना एजुकेशन कहाँ पर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। अब देखो, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है तो दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। पर अगर लॉ बन गया किसी चीज के ऊपर तो किसकी चलेगी, ऑब्वियसली सेंटर की। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर का लॉ जो होगा वो प्रिवेल करेगा। बात सही है नहीं है? बिल्कुल। तो इस वजह से कई बार ना कुछ दिक्कतें होती हैं। जैसे आपने ना बार बार नीट एग्जाम के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी सुनी होगी, ठीक है, तमिलनाडु और हमारे सेंटर के बीच में। उसी तरह से कल हमने पीएम ऊषा स्कीम डिस्कस करी थी कि कैसे स्टेट कुछ हद तक नाखुश है इसके रिगार्डिंग, एमओयू को साइन नहीं किया हुआ। तो ये सब बातें अगर होंगी ना, तो इस वजह से इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के अंदर जो तमिलनाडु के सीएम उन्होंने बोला है कि एजुकेशन को वापस स्टेट लिस्ट के अंदर लेकर आना चाहिए, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला जाना इसका ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं। कुछ और भी न्यूज़ हैं जिनको हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो डेट है आज की 16 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, अगर आपको जिंदगी में सक्सीड करना है तो उसके लिए एक राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसे जैसे यूपीएससी अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, ऐसे टाइम के ऊपर तो अपने आप को जो स्ट्रेटजी है उसको अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, इसी वजह से आपके साथ जुड़ रहे हैं सुमित सर। ठीक है ना, आज शाम 4 बजे, 16 अगस्त यानी कि आज शाम 4 बजे आप सुमित सर के साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। हमारा जो सेंटर है ना पटेल नगर के अंदर, वहां पर आप जाइए। ठीक है ना, डेफिनेटली आप सुमित सर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। सर आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे कैसे यूपीएससी का जो पैटर्न है वो बदल रहा है एंड उसके हिसाब से कैसे हमें अपने अपने प्लान्स को कैसे बदलाव करना होगा। देखो, इसके लिए आपको नीचे ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड मेक श्योर, देखो इस ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि आप जानते हो कि सर ने लाखों ही स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड किया हुआ है एंड आप इसका बहुत हेल्प ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेमिटेंसेस इन इंडिया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ना ये बात बताई है कि 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 2023 है, उसमें हमारे जो रेमिटेंसेज होते हैं उनमें 26% की एक वृद्धि देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल 22 में ये 89 बिलियन डॉलर के आसपास था, इस बार ये लगभग 112 बिलियन डॉलर के आसपास है। अब सर रेमिटेंसेज होते क्या हैं? देखो, मान लो आपकी कोई फैमिली का कोई मेंबर है, लेट से वो चलेगा यूएसए या इंग्लैंड, कहीं भी चलेगा, लेट से कोई इसकी कंट्री में चलेगा, लेट से वो चला गया यूएसए। अब वो यूएसए में जाएगा, कुछ वहां पे कमाएगा, कुछ है ना, तो कुछ पैसा वो क्या करेगा, वो अपनी फैमिली को वापस भेज देगा। इसी को दरअसल में क्या बोलते हैं, जो पैसा वापस भेजा जा रहा है, दिस इज रेमिटेंसेस। कि कोई माइग्रेंट की तरह वहां पे दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, वहां पर अकॉर्डिंगली काम करते हुए वो अपने घर पे जब वो ट्रांसफर करता है पैसा, इसी को बोलते हैं रेमिटेंसेस। अब ध्यान रखिएगा, ये रेमिटेंसेस आप बैंकों के माध्यम से, मनी ट्रांसफर कंपनीज के माध्यम से, ठीक है, या फिर आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये चीज होने लगी है। एंड इस तरह से क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है ना, इंडिया का इस तरह से आगे बढ़ना रेमिटेंसेस के अंदर ये काफी अच्छी बात है। देखो, इंडिया ना दुनिया में पहले नंबर के ऊपर है रेमिटेंसेस के मामले में। कहने का मतलब क्या कि इंडिया रिसीव रेमिटेंसेस जो करता है ना, दुनिया में इंडिया टॉप पर आता है। इसके साथ में एक और भी हमें देखना पड़ेगा। देखो, रेमिटेंसेस चलो हम समझ गए, अब एफडीआई के बारे में भी आप जानते होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको कई बार इसके बारे में समझाया है। मान लो कोई कंपनी है बाहर की, वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट नहीं करा, लंबे टाइम के लिए ये चीज इन्वेस्ट करी है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपका एसेट्स हो गया, उनके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो सारी चीजें। तो एफडीआई के अंदर ना हमें एक स्लो डाउन देखने को मिला है। कहने का मतलब क्या, एक कमी देखने को मिली है। पिछले साल एफआई 22 के अंदर, 2022 के अंदर ये 84 बिलियन डॉलर के करीब था, इस बार ये 70 बिलियन डॉलर, यानी कि एक कमी देखने को मिली है। तो ध्यान रखना, रेमिटेंसेस के अंदर एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है, एफडीआई के अंदर हमें एक डिक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ से सर आ रहा है? देखो यूएस से टॉप मोस्ट है, सबसे ज्यादा पैसा जो आ रहा है रेमिटेंसेस की फॉर्म में वो यूएसए से आ रहा है। यूएई दूसरे नंबर पर है, एंड अकॉर्डिंगली यूके, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया ये तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पे है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस कहां से इंडिया में आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज आदित्य L1 मिशन। देखो हम ना पिछले काफी टाइम से चंद्रयान 3 मिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी अराउंड एक हफ्ते बाद फिर चर्चा करेंगे जब वो वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, राइट। अब इसरो ने चलो इसको तो कर रहा है, एट द सेम टाइम जब ये 24 अगस्त के अराउंड ना वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, उसके कुछ दिन बाद आदित्य L1 मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ये कहाँ से सर लॉन्च किया जा रहा है? ये लॉन्च किया जाएगा आपका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है आपका श्रीहरिकोटा के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा एक PSLV रॉकेट के माध्यम से। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आखिर ये आदित्य L1 मिशन है क्या? देखो पहली बार ना इंडिया का कोई स्पेस मिशन है जो कि सन को और सोलर कोरोना को इसको यहाँ पे स्टडी करने जा रहा है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आदित्य का मतलब तो चलो हिंदी में आई थिंक सूरज होता है, बात ठीक है, पर ये L1 का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो मैं समझाता हूँ कि L1 का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना आप यहाँ पे दो बॉडीज इमेजिन करो, जैसे ये तो आपका बीच में आपको सूरज दिख रहा है, ठीक है, और ये आपकी दिख रही है धरती। तो जब ना इस तरह से दो बॉडीज होती हैं तो उनके बीच में ना कुछ लेग्रांज पॉइंट्स बन जाते हैं। अब सर ये लेग्रांज पॉइंट्स क्यों बनते हैं? देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको L1, L2, L3, L4 एंड L5, ये सब दिख रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहां पर दो बॉडीज के फोर्सेस अपने आप को बैलेंस कर देते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल देखो सूरज का और धरती का कुछ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ना, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर दो बॉडीज के जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो अपने आप में बैलेंस हो जाते हैं। तो सर इसका क्या फायदा इन पॉइंट्स को जानने का? देखो आप खुद सोचो, अगर मान लो कोई हमारा मिशन है, मान लो यहाँ पे इसको खड़ना है L1 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि सर इसको वहां पे स्टेबल रहने के लिए कुछ फ्यूल वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर वो लेग्रांज पॉइंट के ऊपर है तो आपको नहीं लगता कि जब फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पर वो ज्यादा फ्यूल की खपत किए बिना वहां पे स्टेबल रह पाएगा? दैट इज द पॉइंट। तो ये लेग्रांज पॉइंट कुछ नहीं होते, किसी भी दो बॉडीज के बीच में जब जो फोर्सेज एक्ट होते हैं वो अपने आप को बैलेंस हो जाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लेग्रांज पॉइंट। अब इसी पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि क्यों हम यहाँ पे आदित्य L1 को भेज रहे हैं, मतलब उसको लेग्रांज 1 पॉइंट के ऊपर इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो वहां पे स्टेबल रह पाए, ठीक है ना। कल को यहाँ पे सूरज ग्रहण भी होगा, ठीक है, वो सूरज को यहाँ पे स्टडी करेगा, सूरज ग्रहण भी होगा ना तब भी ये उसको स्टडी कर पाएगा, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। किसी भी तरह के ग्रहण वगैरह लगने के टाइम भी आराम से उसको स्टडी कर पाएगा। आप लोग ना शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप का पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ना दरअसल आपको L2 के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू आदित्य L1 मिशन, ठीक है। थोड़ा मैं और बता देता हूँ। पहला हमारा स्पेस मिशन होगा जो कि सन को और सोलर कोरोना को यहाँ पे करेगा, ठीक है ना। हेलो ऑर्बिट के अंदर लेग्रांज 1 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये प्लेस होगा। साथ में ही एडवांटेज यही होगा कि स्पेस वेदर के रिगार्डिंग हमें चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर टोटल 7 पेलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर पेलोड्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, देखो अलग अलग चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लाज्मा एनालाइजर है, ठीक है ना, इसका सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है यहाँ पे, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इस तरह से टोटल आपको 7 पेलोड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखने होंगे। मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे एक सूरज के बारे में थोड़ी चीजें और बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस इमेज को देखना, तो यहाँ पर इस इमेज को आप समझो, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक तो यहाँ पे आपको कोरोना देखने को मिलेगा। कोरोना क्या होता है? जो कि उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है सूरज का, उसको हम बोल देते हैं कोरोना, ठीक है ना। सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर आपको एक्सटेंड करता है, दैट इज कोरोना। उसी तरह से आपको यहाँ पर, ठीक है ना, क्रोमोस्फेयर देखने को मिलेगा, आपको फोटोस्फेयर देखने को मिल जाएगा। देखो जब मैं बात करता हूँ
क्रोमोस्फेयर की। तो दरअसल में ना ये फोटोस्फेयर के बाहर की लाइन होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर फोटोस्फेयर का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब वो होता है विजिबल, फोटो आपने वर्ड सुना होगा ना, तो जो विजिबल सरफेस होता है अर्थ का, सॉरी विजिबल सरफेस होता है सन का, उसको बोलते हैं हम फोटोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर उसके बाहर वाली लेयर होती है जहां पर जो प्लाज्मा होता है ना उसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट और पार्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें भी ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है ये इन सभी चीजों को स्टडी करेगा। इससे हमें ना अच्छी पता लगेगी, बहुत सारे नए नए इंसाइट्स आएंगे, ठीक है, कि सोलर एमिशंस क्यों होते हैं, सन के जो सन विंड्स हैं ये सारी चीजें क्या हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजें हमें इसके थ्रू पता लगेंगी। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे। इंडिया का आप ध्यान में रखना, ये पहला ऐसा मिशन है। बाकी तो बहुत सारे मिशन चल चुके हैं, जैसे नासा का जो है ना पार्कर सोलर प्रोब, आपने ये भी बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर है ये पार्कर सोलर प्रोब हो गया, हीलियोस 2 सोलर प्रोब हो गया। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिशन, सोलर ऑर्बिटर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मिशन पहले चल चुके हैं, पर इंडिया का पहला ये स्पेस मिशन होगा जो सन को और सोलर कोरोना को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंडियाज माइग्रेशन एग्रीमेंट्स। देखो माइग्रेशन का मतलब आप सभी समझते होंगे, ठीक है ना, कि मान लो एक मतलब वैसे तो आप स्टेट टू स्टेट या और जगह पे भी देख सकते हो, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री। तो अगर मान लो इंडिया का कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो कई बार ना उसको वहाँ पे काम करने के अंदर दिक्कत आती है, या फिर सामने वाली कंट्री उसको चीजें प्रोवाइड नहीं करती प्रॉपर। तो यहाँ पर एक ना उनके बीच में माइग्रेशन एग्रीमेंट हो जाता है कंट्रीज के बीच में, जो कि बताता है क्या कि टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, कि मान लो इंडिया का कोई पर्सन दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको आसानी से रहने की, खाने की, ठीक है ना, उसको काम करने की, पढ़ाई करने की और डिफरेंट और अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, इसके लिए एग्रीमेंट्स होंगे। देखो बेनिफिट्स क्या है, दोनों कंट्री को है। मान लो एक इंडिया है और सामने लेट से स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना, तो इंडिया के लोग भी यहाँ पे जा पाएंगे स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ पे काम कर पाएंगे, रह पाएंगे, ठीक है ना, स्टडी कर पाएंगे। स्विट्जरलैंड के लोग भी इंडिया में जब आएंगे तो उनको भी थोड़ी आसानी होगी। तो इस तरह से ना माइग्रेशन एग्रीमेंट्स का ये पर्पस होता है। तो इंडिया आज के टाइम के ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एग्रीमेंट्स के अंदर एंगेज कर रहा है, ठीक है ना, काफियों के साथ डिस्कशंस के अंदर भी है, यूरोपियन नेशन जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंदर, ताकि इन चीजों को हम फाइनलाइज कर पाएं। इंडिया ने ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कर रहा है, इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, पोर्टुगल हो गया, इनके साथ ऑलरेडी है। जैसे यूके के साथ हमारी यंग प्रोफेशनल स्कीम है एक यूके के साथ। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप 18 से 30 साल के होंगे ना तो आपको, ठीक है ना, आप वर्क कर पाओगे एक दूसरे के नेशन के अंदर 2 साल के लिए, ठीक है। ये 3,000 प्रोफेशनल्स के लिए एक चीज लिमिटेड होती है। इंडिया वाले भी यूके के अंदर और यूके वाले भी इंडिया के अंदर काम कर पाएंगे। उसी तरह से इंडिया एंड जर्मनी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये हमारा जर्मनी के साथ है। यहाँ पर भी सिमिलर चीजें हमारी, आप स्टडी करने के बाद आप 18 महीने तक वहाँ पे काम कर पाओगे जर्मनी के अंदर, तो ये चीजें हो गया, ठीक है। सिमिलरली पोर्टुगल के साथ हमारा एग्रीमेंट है। यहाँ पर एक्चुअल में ब्लू कॉलर वर्कर्स के रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट है। ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या उनसे होते हैं, जो कि आपके मैनुअल लेबर काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इनके साथ ना आप इंडस्ट्रीज के अंदर जो देखते हो ना जो काम करते हैं वो लोग, उनकी बात कर रहे हैं। तो ब्लू कॉलर हो गया। व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी कुछ कंट्रीज के साथ हैं, मतलब पोर्टुगल के साथ नहीं है। व्हाइट कॉलर होता है जो थोड़ा प्रोफेशनल वाला काम करते हैं, ठीक है ना, कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पोर्टुगल के साथ हमारा क्या है, ब्लू कॉलर वर्कर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एग्रीमेंट है। उसी तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, राइट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दरअसल में G20। देखो G20 के ना दो मुद्दे यहाँ पे मुझे देखने को मिले थे, एक G20 का एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीट और दूसरा था G20 फाइनेंस ट्रैक सेमिनार। दोनों इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज में रहे हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ फाइनेंस ट्रैक सेमिनार की, तो इस बार इसको ऑर्गेनाइज किसको रखा गया, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो, एंड साथ ही साथ हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ डिस्कशन क्या हुआ, यहाँ डिस्कशन हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमी के क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड कैसे हम किस डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। इसमें ना एक मुद्दा जो काफी इंपॉर्टेंट निकल कर आया वो ये था कि हमारी जो कुछ ना लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, वहां पे उनका कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उनको हम कैसे कोऑर्डिनेट करके इनके जो कर्जे को कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वर्क किया गया। अब यहाँ देखो दो वर्ड्स आए, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। देखो एक्चुअल में आपको समझाता हूँ, वर्ल्ड बैंक का ना एक कैलकुलेशन मेथड है, जहां पर ना हम देखते हैं क्या, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। ये चीज देखी जाती है कि ग्रॉस नेशनल इनकम उस कंट्री की कितनी है पर कैपिटा के हिसाब से, अकॉर्डिंगली उनको क्लासिफाई कर किया जाता है कि क्या वो कंट्री एक लो इनकम कंट्री है, क्या वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, क्या वो अपर मिडिल इनकम है या हाई इनकम है। देखो ये जो नंबर्स आपके सामने लिखे गए हैं ना, ये जो प्रेजेंटेड है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आपको गूगल के ऊपर कोई और नंबर देखने को मिलते हैं तो प्योरली गलत नंबर्स हैं, वो बेसिकली अपडेटेड नहीं है। ये वाले जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूं ना, ये पूरी तरह से अपडेटेड है, अभी 1 महीना पहले ये अपडेट हुए थे,
ठीक है। तो अगर मान लो किसी कंट्री की जो, ठीक है, ये वाला आपको हमें देखना है 23-24 वाला, ये वाला पुराना था, ये वाला हमें नया वाला देखना है ऊपर वाला। तो अगर किसी कंट्री की जो जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, 1135 डॉलर से कम है तो अकॉर्डिंगली उसको लो इनकम बोलेंगे। 1136 से लेकर 4465 है तो लोअर मिडिल इनकम। 4466 से लेकर 13845 डॉलर है तो अपर मिडिल इनकम। उसी तरह से 13,845 से ज्यादा है तो हाई इनकम। तो इस हिसाब से ना इंडिया यहाँ पे लाई करता है अभी करंटली, लोअर मिडिल इनकम। आने वाले सालों में हम डेफिनेटली इसकी तरफ मूव करेंगे, बट अभी हम करंटली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो जो बात हो रही थी कि इनका कर्जा वगैरह बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने नंबर्स भी बताए हैं कि 2021 के एंड तक जो एक्सटर्नल डेट था इंडियन इकोनॉमीज का, वो 9 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा था, जो कि काफी, मतलब एक डिकेड जो 10 साल पहले इससे था उससे डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो इस तरह से कुछ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। ये इनको आप और भी देख सकते हो। ये आप नोटिस करो कि जैसे हमारा, आप वो साउथ एशिया की बात कर लो, जो इंडिया, पाकिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज है ना, बांग्लादेश, इनमें अगर आप नोटिस करोगे ना तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपको ये वाली, दरअसल में जो ये थी, मैं आपको इसका, ये वाली लोअर मिडिल इनकम, ये वाला कलरिंग देख रहे हो ना, ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती हैं। हार्डली कोई वहाँ पे तो डेवलप कम ही है। बाकी यहाँ पे आप नोटिस करो यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पे अच्छी खासी डेवलप देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये रीजनल डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। उसी तरह से एक इनकी एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीट भी हुई कि करप्शन को कैसे टैकल करना है। देखो कल भी मैंने आपको जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच थी उसमें बात करी थी ना कि प्रधानमंत्री जी ने भी काफी बात करी है करप्शन के रिगार्डिंग, राइट। उसी तरह से G20 एंटी करप्शन मीट में भी यहाँ पे हमें देखने को मिली कोलकाता के अंदर। यहाँ पे इन्होंने बात करी कि कैसे आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा सकती है, जो लॉ इन्फोर्समेंट कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। एसेट रिकवरी मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि मान लो किसी ने करप्शन कर दिया तो कल को कैसे उसको रिकवर करना है, उनके जो रिगार्डिंग इश्यूज थे, कहीं उनको जो उनके पास जो संपत्तियां हैं उनको बेचा जा सकता है, इस तरह की चीजें। एंड ओवरऑल जो एंटी करप्शन अथॉरिटीज है, ठीक है ना, उनको कैसे वर्क करना है, जो अलग अलग हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो ढंग से काम करें। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, हमने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हम बना तो देते हैं पर उनकी वर्किंग के ऊपर चेक नहीं रखते। एक तो इसको इंस्टीट्यूशन का काम दिया गया आप करप्शन के ऊपर चेक करो, पर अगर ये खुद ही करप्शन करने लग जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया ने भी डेफिनेटली एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यहाँ पे अपनाई है। जैसे गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस, आपने जेम पोर्टल आपने देखा होगा ना, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो ना, उसी तरह से हमारे जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनको भी कुछ शॉपिंग खरीदनी होती है, कुछ सामान खरीदना होता है अपने डिपार्टमेंट के लिए, कुछ पेन खरीदने हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ लैपटॉप्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें। तो वो जेम पोर्टल के थ्रू यहाँ पे खरीदते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो इससे हमारा करप्शन और का कम होगा एंड ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी। यहाँ पर ना कुछ रेफरेंसेस दिए गए, जैसे एक तो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके अंदर भी आप जानते हो कि चाणक्य ने काफी अर्थशास्त्र के अंदर करप्शन के रिगार्डिंग बात करी गई है कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती है लोगों के वेलफेयर के रिगार्डिंग, ठीक है, कैसे रिसोर्सेज को इनहेंस किया जाए। उसी तरह से एक वर्ड था माँ घृदा, ये दरअसल में आपके एंशियंट उपनिषद जो होते हैं ना उसके अंदर ये वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब क्या है कि दुनिया में कोई ग्रीड ना हो, लेट देयर बी नो ग्रीड, ठीक है ना। देखो पैसे कमाना गलत नहीं है, पैसे कमाना बिल्कुल ठीक बात है, पर गलत गलत तरीकों से कमाना वो चीज गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज भी हमारे उपनिषदों के अंदर बात करी गई है। बाकी आप जानते हो, देखो G7 के अंदर आप कंट्रीज देख सकते हो, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ठीक है। G8 के अंदर आप जानते हो रशिया भी आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली अब तो G8 तो इतनी बात ही नहीं होती, पहले G8 हुआ करता था, फिर बाद में 2014 के बाद रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया था। उसी तरह से हमारी G20 भी है। G20 में क्या होता है, आपकी 8 कंट्रीज तो आती ही आती हैं, उसके अलावा ये 12, एक्चुअली 12 नहीं, एक्चुअली 11 और कंट्रीज आ जाती हैं एंड साथ में आपका जो यूरोपियन यूनियन है वो यहाँ पर एड ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे पता लग गई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन, इनके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनका क्विकली एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पीएम ऊषा स्कीम के बारे में पूछा था, तो क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये है आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। दरअसल में मुद्दा यहीं पे आया था, जो जो इश्यूज आए थे ना वो यही थे कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कहाँ से पैसा लाएंगी। यूरिया गोल्ड, तो यूरिया को सल्फर के साथ फोर्टिफाई किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, क्या यहाँ पर यही हो रहा है कि अप्रेंटिसशिप को प्रमोट किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? ये बात यहाँ पे करेक्ट है। प्रोजेक्ट 17, क्या मिसाइल्स बनाई जा रही हैं इसके अंदर? नहीं, हमने देखा था ना फ्रिगेट्स, स्टेल्थ क्रेडिट फ्रिगेट्स की यहाँ पे बात हो रही थी। पहले 17 था, फिर 17A की तरफ हम मूव करें जिनके स्टेल्थ फीचर्स और भी ज्यादा थे, ठीक है ना। तो ये थे आज की डिस्कशन। अगर आपको आज के लेक्चर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए।
गुड बाय एंड गुड लक।